नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट में जो मुख्य रूप से 4 एक्ट वहाँ पर रखे गए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेज एक्ट 1948 और ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। ये जो 4 एक्ट लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट में रखे गए हैं, ये फर्स्ट लेक्चर्स जो हमने आपको दिया था वो इंट्रोडक्शन के रूप में दिया था, और आज ये लेबर लॉ फर्स्ट का जो सेकंड वीडियो है, इस वीडियो में आज हम एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये जो 4 एक्ट हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट और जो ट्रेड यूनियंस एक्ट है उसमें से लगभग 2-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो किसी भी एक्ट का उसके नाम से ही उसका स्पष्ट ऑब्जेक्ट विधायिका के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, उसके नाम में ही उसका आशय निकल के आता है। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 मीन्स उद्योगों में होने वाले जो डिस्प्यूट होंगे, जो विवाद होंगे, भाई 4 बर्तन होंगे तो खटकेंगे। उद्योगों में भी डिस्प्यूट होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, डिस्प्यूट होना स्वाभाविक है। तो डिस्प्यूट्स को अगर हम कोर्ट सिस्टम में डायरेक्ट रखते हैं तो वहाँ पर उसको सॉल्व होने में वर्षों लग जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही व्यवस्था लेबर लॉस में की जाती है जिससे कि उस एक्ट के माध्यम से उसको तुरंत जो उसमें मशीनरीज हैं, जो यंत्र बनाए गए हैं, उनके माध्यम से उनको निपटाया जाए। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको निपटाने की कोशिश की जाती है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं इसके बारे में ज़रा हम आपसे बात करें। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में मुख्य रूप से 3 प्रकार के डिस्प्यूट्स रखे गए हैं। पहला, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच अगर कोई विवाद होता है। दूसरा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है। तीसरा, एम्प्लॉय एक साइड और एम्प्लॉयर्स एक साइड। तो कुछ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स एक साइड है और कुछ एम्प्लॉय एक साइड है। अगर इस प्रकार का भी कोई डिस्प्यूट होता है तो भी वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के अकॉर्डिंग आता है, और वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स तब माना जाता है जब एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कोई डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे किसी कर्मकार ने या जिसके यहाँ वो काम करता है, जिसको हम नियोजक कहते हैं, और जो एम्प्लॉय होते हैं उनको हम नियोजित ही कहते हैं। तो उनका अगर कोई आपस में कोई व्यक्तिगत विवाद है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नहीं कहलाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ये तब होगा जब एम्प्लॉयमेंट, जो नियोजन की जो कंडीशंस थी, जो एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस थी जिसके आधार पे उसकी नियुक्ति हुई थी, उसको लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएगा, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग उसको निपटाया जाएगा। अगर उनका व्यक्तिगत मामला है तो इंडियन पिनल कोड से जाएगा या किसी और एक्ट से जाएगा, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के द्वारा उसको तभी निपटाया जाएगा जब वो पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट घोषित किया गया हो। अब यहाँ पर हमने बात की कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 3 प्रकार के वहाँ पर देखे गए हैं, लेकिन इस 3 प्रकार के डिस्प्यूट्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में निपटाने के लिए 3 सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं, और उन्हीं सॉल्यूशंस के आधार पर वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स निपटाया जाता है। तो पहली अगर हम बात करें तो कॉन्सिलेशंस मशीनरी, समझौता किसी भी चीज़ का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, और इसमें जब अगर वो मामला समझौते के द्वारा निपटाया गया है तो उसमें आपसी जो मनमुटाव होता है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि एम्प्लॉय को साथ में रह करके काम करना पड़ता है। तो अगर उनका कोर्ट सिस्टम में अगर वो केस चला जाए तो वहाँ पर उनके एक साथ काम करने में थोड़ा सा मनमुटाव वहाँ पर हो जाता है। तो समझौता यंत्र सबसे पहले जो इस एक्ट में बताया गया है उसी के माध्यम से मामले निपटाने की कोशिश की जाती है।
और दूसरी मशीनरी यहाँ पर आती है एडजुडिकेशंस मशीनरी। अगर समझौता होने की गुंजाइश ना हो तो वहाँ पर जो दूसरा तरीका बताया गया है वो है न्यायाधिकरण यंत्र। मीन्स कि अब वो कोर्ट सिस्टम में जाकर के और जो लेबर कोर्ट वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर जाकर के या लेबर जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर जाकर के अपने मामले निपटा सकते हैं। और तीसरा जो यहाँ यंत्र वहाँ पर बताया गया है वो आर्बिट्रेशंस मशीनरी। आर्बिट्रेशंस मशीनरी का मतलब होता है पंच निर्णय, पंच परमेश्वर होता है और ये परंपरा सदियों से हमारे यहाँ चली आ रही है। तो तीसरा जो यहाँ पर यंत्र रखा गया है, अगर तीसरी जो मशीन रखी गई है, अगर वो पक्षकार चाहें तो पंच निर्णय की सहायता से भी अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो तीन यहाँ पर सॉल्यूशंस बताए गए हैं, इन तीन सॉल्यूशंस के माध्यम से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को निपटाने की कोशिश की जाती है। पहला जो मशीनरी यहाँ पर हमने देखा वो कंसिलेशंस मशीनरी, समझौता यंत्र। तो हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि समझौता यंत्र की सहायता से कैसे मामला निपटाया जाता है। तो समझौता यंत्र को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेक्शन 3, 4 और 5 ये तीन सेक्शंस समझौता यंत्र के बारे में बात करती है। तो सबसे पहले सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एक वर्किंग कमेटी बनाई जाती है। जिस इंडस्ट्रीज में 100 या 100 से अधिक वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर उस इंडस्ट्रीज के लिए अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये मैंडेटरी हो जाता है, ये आवश्यक हो जाता है कि वहाँ पर एम्प्लॉयर के द्वारा वहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के संयुक्त तत्वाधान में वहाँ पर एक कमेटी बनाई जाए जिसको वर्किंग कमेटी कहा जाएगा। और इस वर्किंग कमेटी में 20 सदस्य होंगे, 20 मेंबर होंगे और 50% जो मेंबर होंगे वो एम्प्लॉयर की तरफ से होंगे और 50% जो मेंबर होंगे वो एम्प्लॉय की तरफ से होंगे। और वर्किंग कमेटी ये वॉच करेगी कि क्या कोई विवाद अस्तित्व में आ सकता है या किसी विवाद के अस्तित्व में आने की संभावना है, जिससे कि वो प्राइमरी स्टेज पर ही उस विवाद को समाधान करने की कोशिश करे। इसके अलावा सेक्शन 4, अगर कोई विवाद अस्तित्व में आ गया है तो वहाँ पर सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो समझौता अधिकारी है उसकी नियुक्ति करवाई जाती है। ये समझौता अधिकारी की नियुक्ति हर जिले में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, जो समुचित सरकार होती है, उसके द्वारा करवाई जाती है। और समझौता अधिकारी के पास अगर कोई डिस्प्यूट आया है तो वर्किंग कमेटी के द्वारा तुरंत रिपोर्ट वहाँ पर समझौता अधिकारी के पास की जाएगी और समझौता अधिकारी उसको सॉल्व करने की अपने स्तर पर कोशिश करेगा जिससे कि विवाद आगे ना बढ़ सके। समझौता अधिकारी की जो नियुक्ति है वो समुचित सरकार के बारे में हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। समुचित सरकार या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट कहलाती है जो अगर केंद्र का मामला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर समुचित सरकार होगी, अगर वो स्टेट का मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट समुचित सरकार होगी। तो यहाँ पर चूंकि इंडस्ट्रीज सेंट्रल की भी होती है, स्टेट की भी होती हैं और इसलिए जो एक्ट जिस पे हम बात कर रहे हैं ये एक सेंट्रल एक्ट है और इसलिए इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की गई है। तो समझौता जो अधिकारी होता है जब उसके पास कोई बात पहुंचती है तो वो वहाँ पर जाकर के जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर जाकर के निरीक्षण कर सकता है, वहाँ पर जाकर के पक्षकारों से बातचीत कर सकता है और भी उसकी जो भी क्षेत्र अधिकार में आते हैं वहाँ पर उसको निपटाने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद अगर समझौता अधिकारी से भी बात नहीं बनती है तो कॉन्सिलेशंस मशीनरी में जो तीसरा स्टेज आती है वो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग समझौता बोर्ड, जिसको हम कॉन्सिलेशंस बोर्ड कहते हैं, उसका गठन करवाया जाता है। तो समझौता बोर्ड भी जो बनाया जाता है वो समझौता बोर्ड सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशंस के द्वारा, गजट नोटिफिकेशंस वो नोटिफिकेशंस कहलाती है जो समुचित सरकार अपने जो राजपत्र होते हैं, जो सरकारी नोटिफाइड होते हैं, उनके द्वारा उनकी नियुक्ति करवाई जाती है। तो राजपत्र के द्वारा ये समझौता बोर्ड का गठन हो जाएगा और समझौता बोर्ड जैसा भी वो केस है उस केस के अकॉर्डिंग समझौता बोर्ड का गठन हो सकता है। ये 2 या 4 मेंबर्स से मिलकर के बनाया जा सकता है। तो अगर वो 2 मेंबर से मिलकर के बना है तो उसमें एक अध्यक्ष होगा। इस प्रकार से 3 लोगों की वो समझौता बोर्ड हो जाएगा। अगर वो मान लीजिए डिस्प्यूट्स बड़ा है तो वहाँ पर 5 सदस्य होगा, उसमें 4 मेंबर होंगे और एक उसमें अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से समझौता बोर्ड में जो मामले सौंपे जाते हैं वो गजट नोटिफिकेशंस के द्वारा ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस समझौता बोर्ड में मामले सौंपती है और उस समझौता बोर्ड को डायरेक्शन भी दिया जाता है कि कितने जल्दी से जल्दी वो मामला सॉल्व कर सकते हैं और फिर समझौता बोर्ड वहाँ पर अपने स्तर पे काम कर देता है, काम करना शुरू कर देता है। समझौता बोर्ड को यहाँ पर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अकॉर्डिंग
सिविल न्यायालय के पावर भी दिए जाते हैं और वो जाकर के इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और शपथ पर, ओथ पर साक्ष्य वगैरह भी ले सकते हैं और फिर पूरी तरह से समझौता करवाने की कोशिश करते हैं। समझौता बोर्ड को ये गाइडलाइंस दी जाती है कि अगर वो निर्धारित समय पर अगर वो मामला नहीं निपटा सकते हैं तो वो अपने पास ना रखें और तुरंत एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वो फाइल वापस करें, जिससे कि उस समस्या को सॉल्व करने का दूसरा तरीका अपनाया जा सके। तो आज जो हमने बात की है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो हुआ है, उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग उसको जो पहला तरीका है समझौता यंत्र, उससे मामले कैसे निपटाए जाते हैं, इस संबंध में आज हमने इस टॉपिक में बात की। कल हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे कि जो दूसरा जो जुडिशियल सिस्टम है उससे लेबर लॉ के मामले या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैसे निपटाए जाते हैं, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।